गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में विश्व में परिवहन और संचार माध्यमों को पढ़ा था। इसी यूनिट में आपका जो अगला लेसन है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कौन कौन से तथ्य हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो क्रिया है इसको पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि जो ये व्यापार है ये क्या है। कोई व्यापार सामान्यतः हमने पढ़ा है पिछले लेसन में कि व्यापार कौन से क्रियाकलाप में आता है। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि व्यापार कौन से क्रियाकलाप में आता है। तो व्यापार आपका तीसरे क्रियाकलाप में आता है। सेवा सेक्टर, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार, ये कौन से सेक्टर में आते हैं? तीसरे सेक्टर में आते हैं, जिसका संबंध है उत्पादन और विनिमय से। तो व्यापार आपके कौन से सेक्टर में आएगा? तीसरे सेक्टर में आएगा। व्यापार होता क्या है? तो सामान्यतया वस्तुओं के क्रय विक्रय करने का स्वरूप। वस्तु है उसको क्रय करना, खरीदना और बेचना, क्रय और विक्रय करने का स्वरूप क्या होता है? व्यापार कहलाता है। वस्तुएं हमने खरीदी है और वस्तुएं हमने बेची है, ये खरीदने और बेचने का सिस्टम में क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। इस व्यापार को हम अलग अलग माध्यमों से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे व्यापार के प्रकारों की बात करें हम, तो व्यापार जो है वस्तु की मात्रा के आधार पे व्यापार हम देखें तो वस्तु की मात्रा के आधार पे व्यापार दो प्रकार का होता है। एक तो होता है थोक व्यापार, एक होता है फुटकर व्यापार। थोक व्यापार क्या होगा? तो थोक व्यापार होगा बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में वस्तुओं को बेचना और खरीदना, यानी बड़ी मात्रा में वस्तुओं को बेचना और खरीदना, वो क्या कहलाएगा? थोक व्यापार। यानी होलसेल जो ट्रेड है, जो होलसेल में है, वो क्या कहलाएगा? थोक व्यापार, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदा जाता है और वस्तुओं को बेचा जाता है। फुटकर यानी रिटेल, थोड़ी मात्रा में वस्तुओं को बेचना और खरीदना, क्या कहलाएगा? फुटकर व्यापार। क्या कहलाएगा? फुटकर व्यापार। प्रश्न बन जाता है यहाँ से, मात्रा के आधार पे व्यापार को आप बताइए, समझाइए। तो दो प्रकार का होता है, थोक और फुटकर। थोक और फुटकर। इसके बाद हम व्यापार को देखें तो व्यापार जो होता है उसमें उसके स्तर, उसका लेवल कैसा है व्यापार का, ये प्रश्न आपके बोर्ड में आ चुका है। स्तर के आधार पे व्यापार को विभाजित कीजिए। तो स्तर के आधार पे व्यापार हो गया। स्तर मतलब लेवल, कौन कौन से स्तर पे होता है? तो ये होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। स्तर के आधार पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, यानी देश के आंतरिक भागों में जो व्यापारिक क्रियाएं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय व्यापार। और एक देश से दूसरे देश में जो व्यापारिक क्रियाएं, जो खरीदने और बेचने की क्रियाएं संपादित होती है, उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय किसके आधार पे है? स्तर के आधार पे, लेवल के आधार पे। एक ही देश में जो व्यापार हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय व्यापार। और एक देश से दूसरे देश में हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसके बाद देखें वस्तु विनिमय, विनिमय पद्धति के आधार पे
विनिमय पद्धति के आधार पे दो प्रकार का होता है, एक तो वस्तु विनिमय, एक मुद्रा विनिमय। एक तो होता है वस्तु विनिमय, यानी ऐसा व्यापार जिसमें वस्तुओं के माध्यम से आदान प्रदान या क्रय विक्रय किया जाता है, जैसे पुराने काल में भी था और बहुत जगह वर्तमान काल में भी है कि मेले जो लगते हैं, इन मेलों में एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती है। और पहले तो यहाँ तक कि सेवाएं जो होती थी, सेवाओं का जो आदान प्रदान होता था, सेवाएं हमें आवश्यक है तो भी वस्तुओं को ही दिया जाता था। जैसे कोई हमें बिजली जो खराब हो चुकी है, लाइट खराब हो गई है, उसको सुधराना है, सही करवाना है, तो कोई मिस्त्री को हम बुला रहे थे, तो उस ऐसे मिस्त्री को ढूंढना होता था जिसको हमारे पास में उपलब्ध वस्तुओं की आवश्यकता हो। इसी कारण धीरे धीरे ये वस्तु जो सेवक जो है उस वस्तु के बदले सेवा की प्राप्ति है वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। और बाद में कौन सी आ गई, मुद्रा विनिमय, यानी मुद्रा के माध्यम से सेवाओं की प्राप्ति करना। ये आपकी कौन सी है, मुद्रा विनिमय। ये पद्धति वर्तमान में प्रचलित है। इसके बाद हम देखें क्षेत्र के आधार पर, देखो क्षेत्र व्यापारिक आधार पर देखें तो पूरे विश्व में ही दो ही प्रदेश है, एक तो गांव है और एक नगर है। तो क्षेत्र के आधार पर व्यापारिक क्रियाएं कौन कौन से प्रदेशों में होगी, एक तो ग्रामीण व्यापारिक क्षेत्र, नगरीय व्यापारिक क्षेत्र, नगरीय व्यापारिक क्षेत्र। अब ग्रामीण क्षेत्रों में हमने पढ़ा था पहले, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रिटेल की जो दुकानें हैं, फेरी वाले, रेडी वाले, वो तो है, लेकिन जो आपके होलसेल में ग्रामीण क्षेत्रों में मंडियां लगती है। रिटेल में आपके लोक वितरण प्रणाली वर्तमान में है, पीडीएस जिसे बोलते हैं, राशन की दुकान। यहाँ आपके आवधिक बाजार लगते हैं रिटेल में। और आपके नगरीय आपूर्ति घर, और रिटेल में देखें तो आपके पीडीएस प्रणाली जो आपके राशन की दुकान भी है, और होलसेल में क्या है, नगरीय आपूर्ति घर यहाँ पे होते हैं। तो विद्यार्थियों हमने व्यापार क्या है वो हमने देखा। व्यापार सामान्यतः क्रय और विक्रय किया जाता है वस्तु का, क्या कहलाएगा, व्यापार कहलाएगा। व्यापार को हम विभिन्न स्तरों के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। पहला हमने मात्रा के आधार पर किया था, थोक और फुटकर, बड़ी मात्रा में और सामान्य छोटी छोटी मात्रा में, ये कम मात्रा में। राष्ट्रीय यानी देश के आंतरिक भाग में, अंतर्राष्ट्रीय एक देश से दूसरे देश में। लेकिन यहाँ एक शर्त होती है, अंतर्राष्ट्रीय में क्या शर्त होती है कि वो जो दूसरे देश है वो इसके क्या होना चाहिए, मित्र राष्ट्र होने चाहिए, ये शर्त होती है। अगर उसके वो मित्र राष्ट्र नहीं है तो व्यापार नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय ये आपके प्राचीनतम था, कुछ जनजातीय प्रदेशों में आज भी है। और मुद्रा विनिमय है जिसके माध्यम से अलग अलग मुद्राएं चली थी, स्वर्ण मुद्रा, ताम्र मुद्रा, जो आपके ये चांदी की मुद्राएं, फिर वर्तमान में आपके रुपया, नोट, ये सब क्या है, मुद्राएं है। आरंभ में जो व्यापार हुआ था मुद्रा का, उसमें मुद्रा में नमक का प्रयोग किया जाता था। किसका, नमक का। सेवाओं के लिए भी किसका, नमक का ही प्रयोग किया जाता था, क्योंकि जो नमक है ये वस्तु विनिमय से मुद्रा विनिमय में आया, तो सबसे पहले किसका प्रयोग था, नमक। नमक को सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाता था। और इस नमक के आदान प्रदान को क्या बोलते थे, सेलेरियम बोलते थे। क्या बोलते थे, सेलेरियम।
क्या, सेलेरियम। और ये सेलेरियम अपभ्रंश होता होता किसमें बदल गया, सेलेरी। इसमें सेलेरी, और सेलेरी का मतलब क्या होता है, वेतन। तो आरंभ में नमक था जो कैसी वस्तु थी, नमक एक बहुमूल्य वस्तु थी, और किसी भी व्यक्ति के कार्य के बदले क्या दिया जाता था, नमक दिया जाता था। और बाजार में भी मुद्रा के रूप में किसका प्रचलन था, नमक का प्रचलन था। धीरे धीरे ये जो सेलेरियम जो है, नमक के बदले भुगतान, उसको क्या कहा गया, सेलेरियम। और सेलेरियम बदल के किस में बदल गया, सेलरी। और आज को क्या बोलते हैं, वेतन बोलते हैं। तो ये वेतन जो है उस नमक के भुगतान के आधार पर ही बना हुआ शब्द है। धीरे धीरे ये जो परिपाटी है वो बदल गई और वर्तमान मुद्राओं का क्या हो गया, प्रचलन हो गया। ऐसे ग्रामीण और व्यापारिक और नगरीय व्यापारिक क्षेत्र है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में व्यापारिक क्रियाओं का संपादन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे इस कोर्स में, इस लेसन में हमारे केवल किसका उल्लेख है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। किसका है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। हमने केवल व्यापारिक क्रियाओं को, व्यापारिक जो स्वरूप है इसको अध्ययन की दृष्टि से पढ़ा है, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं हमारे एक एक नंबर के, इसके लिए हमने इनको पढ़ा है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और इसके ऐतिहासिक परिदृश्य को देखेंगे। देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभी हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश से दूसरे देश के मध्य जो व्यापार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुकूल राष्ट्रों के मध्य ही हो सकता है। किसके मध्य हो सकता है, अनुकूल राष्ट्रों के मध्य। अब हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो ऐतिहासिक परिदृश्य है वो कैसा है। तो ऐतिहासिक परिदृश्य के अंतर्गत देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम ऐतिहासिक परिदृश्य को जानने के लिए निम्न बिंदुओं को आधार मानते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक व्यापार स्वरूप कैसा था, जब आदिकालीन मानव था, जब हमने पाषाण युगों की बात करें तो यहाँ पे व्यापारिक क्रियाएं कैसी थी, स्थानीय थी, और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। जो हमने पढ़ा अभी, कौन सी पद्धति थी, वस्तु विनिमय थी। वस्तु विनिमय पद्धति इस क्षेत्र में मिलती थी। धीरे धीरे इसी काल में आपके व्यापार जो है वो दूरस्थ क्षेत्रों में भी होने लगा, और दूरस्थ क्षेत्रों में व्यापार के इस बदलाव के कारण ही एक नया परिवर्तन विश्व के सामने आया, जिसका सर्वोत्तम उदाहरण है आपके सिल्क रूट या रेशम मार्ग। ये प्रश्न भी आता है, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग कहाँ से कहाँ तक है, क्या मुख्य उद्देश्य था। तो ये चीन जो है, चीन की तो क्या थी, रेशम, और इटली के रोम की क्या थी, ऊन। तो ऊन को रेशम के बदले आदान प्रदान करना, यानी इधर से रेशम और इधर से ऊन, ये आदान प्रदान करना, ये 6000 किलोमीटर लंबा प्रमुख मार्ग था, जो प्राचीन काल में ही आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सर्वोत्तम उदाहरण बना। इसके दौरान देखें तो आपके मध्य जो देश थे, भारत है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, ये जो देश थे ये भी इस मार्ग के माध्यम से जुड़े, और इन्होंने भी अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान किया। इसके बाद हम देखें कि जो आपके प्राचीन काल था, उसके बाद रोमन साम्राज्य आरंभ हुआ, और रोमन साम्राज्य में जो साम्राज्यवादी नीति थी, इसने भी व्यापारिक क्रियाओं का गठन किया, लेकिन ये दमनकारी नीतियां थी। जैसे ही 12वीं और 13वीं शताब्दी के अंदर रोमन साम्राज्य का जब अंत हो गया, उसके बाद देखें तो जो नाविक है
आपके यूरोपियन नाविक है, पुर्तगाली है, डच है, स्पेनिश है। ये जो नाविक है हॉलैंड है, ये नाविक है, इन्होंने विश्व के विभिन्न भागों में जाकर और विश्व के विभिन्न भागों को जानने की कोशिश की और उन्होंने विभिन्न भागों को खोजा, जिसमें अपने 1492 में जैसे पता है कि अमेरिका की खोज हुई। 1498 कोलंबस गया था, ये अपने वास्को डी गामा आया था। तो इस प्रकार से ये खोज की गई 1492-98। तो ये जो काल था वो रोमन साम्राज्य के विक्टर के बाद का काल था, जिसमें नाविकों ने खोज की। और ये भी पता है कि ये जो नाविक आए थे, ये नाविकों की खोज ही आपके औपनिवेशिक काल का आरंभिक चरण माना जाता है। मतलब औपनिवेशिक काल स्टार्ट तो नहीं हुआ था, स्टार्ट तो 1600 के बाद हुआ था, लेकिन औपनिवेशिक काल की जो नींवें हैं, नींव यानी जो औपनिवेशिक काल का आरंभ है, वो इनके आने के बाद ये लोग आए, क्षेत्रों का ध्यान किया, फिर वहां जाके उन्होंने क्या किया, विश्लेषण किया, और उसके बाद वहां से वो लोग अपने साम्राज्य वर्धन के लिए आगे आए, अपनी व्यापारिक क्रियाओं के लिए आगे आए। इसके बाद हम देखते हैं कि औपनिवेशिक काल में व्यापार का क्या स्वरूप था। इसके बाद औपनिवेशिक काल जो है, औपनिवेशिक काल में देखो व्यापार के स्वरूप में आपकी एक प्रथा आरंभ थी, कौन सी, दास प्रथा। कौन सी प्रथा, दास प्रथा। ये दास प्रथा में क्या था, लोगों को जबरन बंदी बनाकर ले जाया जाता था। और कहां पर, औपनिवेशिक जो क्षेत्र थे जहां पर जो रोपण कृषि के क्षेत्र थे, रोपण कृषि के क्षेत्रों में मजदूरी करवाने के लिए उनको जबरन बंदी बनाकर ले जाया जाता था। इसमें ज्यादा जो व्यक्ति थे वो कहाँ के थे, अफ्रीका के थे। ऐसे हमारे एशिया के लोगों को भी ले जाया गया, भारत के लोगों को भी ले जाया गया, और लोगों को भारत में भी चाय, कॉफी आदि जो खेती है उसके लिए लाया गया। ज्यादातर जो लोग थे उनको, अफ्रीका के लोगों को ज्यादातर कहाँ ले जाया गया, अमेरिका में। और वो क्या कहलाए, एफ्रो अमेरिकन। क्या कहलाए, एफ्रो अमेरिकन कहलाए। क्या कहलाए, एफ्रो अमेरिकन। जो काले गोरे का भेद है वो एफ्रो अमेरिकन। वो कौन से हैं, अफ्रीका के लोग थे, जिनको औपनिवेशिक काल में दास प्रथा के रूप में बंदी बना करके ले जाया गया। अब धीरे धीरे औपनिवेशिक काल जो आगे चला, तो ये दास प्रथा है वो इन देशों ने छोड़ी। 1792 में आपके डेनमार्क ने, 1807 में आपके ब्रिटेन ने, और 1808 में आपके अमेरिका ने इस दास प्रथा का क्या कर दिया, अंत कर दिया। ये दास प्रथा अंत जो है वो लोगों के कई आंदोलनों के कारण क्या हुआ, इस दास प्रथा का अंत उनको करना पड़ा। ये एक अमानवीय क्रिया थी जिसके माध्यम से अब ऐसे थे कि कई परिवार के लोग थे जिनको दास बनाया गया, वो अपने परिवार से अपनी पूरी जिंदगी में मिले ही नहीं, उनकी मृत्यु हो गई उधर ही, और उनके परिवार, उनके वंशज जो है वो उनके आने के लिए देखते रहे कि कब आएगा, लेकिन उनकी मृत्यु वही होगी। तो ऐसी एक विकट प्रथा थी, ऐसी बुराई थी ये, क्या, दास प्रथा। अब हम बात करें कि जो औपनिवेशिक काल था, इसी दौरान आपके औद्योगिक क्रांति आई। क्या आई, औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति के अंदर क्या हुआ कि उद्योगों का विकास हुआ। क्या हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, और उद्योगों के विकास के कारण कई विनिर्मित वस्तुएं बनी, और विनिर्मित वस्तुएं किसने बनाई, ये आपके विकसित राष्ट्रों ने बनाई। किसने बनाई, विकसित राष्ट्रों ने। और जो विकसित राष्ट्र थे और हमारे यहाँ हमारे कौन से विकासशील राष्ट्र,
विकासशील राष्ट्रों के पास तो क्या है, प्राथमिक उत्पाद, और विकसित राष्ट्रों के पास क्या है, विनिर्मित उत्पाद। विनिर्मित उत्पादों की कीमत है वो प्राथमिक उत्पादों से कई गुना ज्यादा अधिक। अब व्यापार तो होगा, व्यापार तो करेंगे, लेकिन ये जो प्राथमिक उत्पाद है और करेंगे भी कौन, यही करेंगे जो औपनिवेशिक काल के दौरान चल रहे हैं। तो औपनिवेशिक काल के दौरान उन औपनिवेशिक शासकों ने क्या किया, व्यापार किया। विकासशील देशों के माध्यम से क्या जा रही थी, प्राथमिक वस्तुएं, यहाँ के माध्यम से क्या आ रही थी, विनिर्मित वस्तुएं। प्राथमिक वस्तुओं का मूल्य अपेक्षाकृत कम था, विनिर्मित वस्तुओं का मूल्य क्या था, ज्यादा था। इस कारण से विकासशील देश है वो अपने विकास को आगे नहीं बढ़ा पाए, जबकि विकसित देश वो और विकसित होते चले गए। और इसके कारण देशों में एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, देशों में एक आर्थिक खाई जिसे बोलते हैं वो क्या है, उत्पन्न हो गई। विकसित देश और विकसित होते गए और विकासशील देश है वो अपने विकास के स्तर को छोड़ते गए और वो निम्न स्तर पे जाने लगे। इसी दौरान लोगों के अथक प्रयास, संघर्ष के कारण औपनिवेशिक काल का क्या हो गया, अंत हो गया। जैसे ही औपनिवेशिक काल का अंत हुआ तो औपनिवेशिक काल के बाद जो व्यापारिक क्रियाएं थी उनमें बदलाव देखने को मिला। विश्व के जो विकसित देश थे उनके साथ विश्व के विकासशील देशों ने प्रतिस्पर्धा करना आरंभ कर दिया विनिर्मित उद्योगों में। उद्योग तो विकासशील देशों में लगाए गए थे, लेकिन उन उद्योगों को कौन संचालित कर रहा था, वही औपनिवेशिक शासक, जिसके कारण विकासशील देश है वो अपना विकास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे औपनिवेशिक काल का अंत हुआ तो उन उद्योगों की जो कमांड है वो किसके अंतर्गत आ गई, उन राष्ट्रों के अंतर्गत आ गई। और उन राष्ट्रों ने धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा करना आरंभ कर दिया। लेकिन इसके बीच भी वही विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच, विकसित और विकासशील जो राष्ट्र है इनके बीच सीमा शुल्क ये आपकी एक बड़ी समस्या उभर कर सामने। हालांकि उदारीकरण कर दिया, कई छूट दे दी, लेकिन सीमा शुल्क है में व्यापारिक क्रियाओं में कई छूट दी, लेकिन सीमा शुल्क है वो विकसित देश है वो अपना शुल्क लगा रहे थे अलग अलग वस्तुओं पे। विकासशील देश है वो उस शुल्क का जो भुगतान नहीं कर पा रहे थे या भुगतान कर रहे थे तो अपना विकास नहीं कर पा रहे थे, इसके चक्कर में वो अपना व्यापार नहीं कर पा रहे थे। ये सीमा शुल्क की जो व्यवस्था थी ये व्यापार में एक बाधा थी। इसको दूर करने के लिए 1948 में आपके गेट सीमा शुल्क व व्यापार के लिए सामान्य समझौता लागू किया गया। जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड लागू किया गया 1948 में। इसका उद्देश्य था कि सीमा शुल्क का निर्धारण करना और व्यापार को बढ़ावा देना। ये किसका उद्देश्य था, आपके गेट का उद्देश्य था, सीमा शुल्क का निर्धारण करना और व्यापार को बढ़ावा देना। इसके बाद ये गेट जो है वो समझौता था, ये कोई संगठन नहीं था। तो इसकी जो शर्तें हैं कई देशों ने मानी, कई देश इसके विपरीत हुए, लेकिन ये गेट है काफी दिनों तक इस सीमा शुल्क निर्धारण के कार्य करता रहा और अंत में 1 जनवरी 1995 को ये गेट है वो आपके कन्वर्ट हो गया WTO विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत। विश्व व्यापार संगठन में क्या हो गया, बदल गया। और ये संगठन वर्तमान में विश्व के जितने भी देश है उन देशों के मध्य व्यापारिक क्रियाओं का संपादन कर रहा है। अपने कोर्स में WTO है और WTO के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों हमने
विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऐतिहासिक परिदृश्य को जाना कि आरंभ में स्थानीय रूप से था, धीरे धीरे रोमन साम्राज्य का आरंभ हुआ, विघटन हुआ तो नाविक जो आए, औपनिवेशिक काल का आरंभ हुआ, दास प्रथा का अंत हुआ, फिर औद्योगिक क्रांति में वस्तुएं आई, फिर औपनिवेशिक काल के बाद दोनों देशों, विकासशील और विकसित देशों के बीच में जो व्यापारिक क्रियाएं हैं उनका क्या हुआ, उनका विकास हुआ। लेकिन बीच में क्या आ गया, सीमा शुल्क। इसको सही निर्धारित करने के लिए कौन सा समझौता आया, गेट। और गेट की असफलता या गेट की असफलता के कारण इस गेट को कन्वर्ट किया गया 1 जनवरी 1995 में, किसमें, WTO विश्व व्यापार संगठन में, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्रियाओं का संपादन कर रहा है। तो विद्यार्थियों, आज हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऐतिहासिक परिदृश्य को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व में जो रहने के कौन कौन से कारक है उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।